अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कोरोना के इस खतरे के बीच किसानों के साथ द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन की, जो फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। इस वक्त जहां पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश की प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया। जिन पार्टियों ने किसानों के विरोध दिवस मनाने का समर्थन किया है, उनमें शामिल है कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल, शिवसेना और आरजेडी समेत 12 पार्टियां शामिल हैं। इससे पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग भी की थी। अब सवाल ये बनता है कि जब आप कुंभ से आपको तकलीफ है, पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज और कैंपेन से आपको तकलीफ है, किसी भी तरह के सामूहिक जमावड़े से आपको तकलीफ है, उस पर रोक है, आम व्यक्ति को घरों के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन किसानों को खुली छूट दी जा रही है कि दिल्ली को घेर ले और प्रदर्शन पर उतर आए। सभी जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो मैं ये समझता हूं कि अच्छी बात है, पूरे देश को खुल कर आना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की बात सरकार मान नहीं रही। 6 महीने होने को जा रहे हैं, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने ही नहीं, केवल सरकार के 7 साल हो जाएंगे और सरकार ने 7 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, सभी काले ही काम किए हैं। इसीलिए काला दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 5% के आसपास पहुंचा है और थोड़ा उससे नीचे घटना शुरू हुआ है। जिस तरह की क्रिटिकलिटीज आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि प्राथमिकता क्या है? लोगों की ज़िंदगी बचाना, महामारी से पार पाना, या फिर अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किसानों की ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाना? सीधा सवाल ये है कि पंजाब से कूच करते हुए ये किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पंजाब ने तो इन किसान कानूनों को लागू ही नहीं किया। जब लागू ही नहीं किया और पंजाब का किसान अपनी फसल बेच चुका है, फसल बो चुका है और उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ मिल रहा है, तो किस बात का प्रदर्शन हो रहा है? देश भर में किसान अपना काम पे लगे हुए हैं और फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और एमएसपी के तहत वो अपने खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं और जहाँ जहाँ उनके एमएसपी ज़रूरत नहीं है, खुले मार्केट में उनको अगर बेच रहे हैं, तो फिर किस प्रकार की ये नीति है, ये राजनीति है? अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से। अमिताभ, कई बातें समझ में नहीं आती। अभी शुक्रवार की बात है कि सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत कोविड की वजह से हुई है और बावजूद इसके कि लोग इसकी जिम्मेदारी लें, राजनीतिक पार्टियां, 12 राजनीतिक दल देश भर से हैं जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है। तो आपकी राजनीति के लिए लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाए, कोई बात नहीं। अब पैंडेमिक, अब महामारी कहीं पर नहीं है। आनंद, चिंता की बात यही है, अगर हरिद्वार के कुंभ को लेकर इतने सवाल उठे, इतनी ज़्यादा निंदा हुई वहाँ के सरकार की, केंद्र सरकार की भी निंदा की गई, देश विदेश की मीडिया ने इसकी निंदा की, लेकिन अर्ध कुंभ को रद्द किया गया। लेकिन अब इसी किसान आंदोलन को लेकर अब यहाँ जब भीड़ लगने वाली है, यहाँ पर लोग आकर आंदोलन करने वाले हैं, इस पर कोई भी विपक्षी दल नहीं कर रहा है। 12 विपक्षी दल खत लिख रहे हैं कि इनको समर्थन करेंगे। यहाँ पर कोरोना कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह खुद कह चुके हैं कि आप लोग मत जाएं, इससे कोरोना फैलता है। कांग्रेस के कई नेता पंजाब के कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं आनंद, कि आप लोग वहाँ मत जाएं, भीड़ न लगाएं। यानी अब तक तो 26 तारीख को इन्होंने बंद का ऐलान कर दिया। अगर आप गाजीपुर का बॉर्डर देखिए, कमोबेश खाली पड़ा है कोरोना के कारण। कम से कम 1 महीने से हम लोगों का आने जाने का रास्ता आनंद उधर से ही है। वहाँ पे हमें कोई न नेता नजर आता है, न कोई कार्यकर्ता नजर आता है। आगे आप अगर उस दूसरी टिकरी और दूसरी सिंगू बॉर्डर पर जाएं, वहाँ भी उपस्थिति काफ़ी नगण्य थी। लेकिन एक बार जब चलनी शुरू हो जाती है ये बातें, तो फिर किसान आंदोलन
के नाम पर ये दो चीज़ें हो सकती हैं आनंद। जो सबसे पहली बात, ये किसान आंदोलन, किसान जो संगठन है 40, इनके आपस में भी काफ़ी मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। पहला कि जो 9 संगठनों के नेताओं ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि आइए और बात कीजिए, ये शायद कई संगठन के नेताओं को नहीं पता है, जो उस 40 नेताओं के में शामिल हैं, जो जिनका व्हाट्सएप ग्रुप है और जो ये नेता अपने आप को इस संयुक्त किसान मोर्चे का नेता बता रहे हैं खुद को। तभी तो उसमें जो 11 लेफ्ट समर्थित नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक तमाम 40 नेता एकमत ना हो जाएं, कोई भी प्रधानमंत्री को बात कैसे कह सकता है। उन्होंने उन 9 नेताओं पर ही सवाल उठा दिया है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। यानी आपसी फूट उनकी पड़ी हुई है और शायद इसी को हवा देने के लिए, उस फूट को दबाने के लिए किसानों का मार्च करवा रहे हैं, ताकि ये दिखे कि आंदोलन अभी उग्र है। जब उनकी मांग ही क्लियर नहीं है और जब किसानों को पता ही नहीं है कि किस मांग पर रहे हैं, तो ये आंदोलन कहां तक बढ़ाने का औचित्य क्या है? बिल्कुल अमिताभ, आप मेरे साथ बने रहिए। विक्रांत यादव भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने जिस खबर की बात की उसी पर थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले किसान नेताओं में मतभेद शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की थी, लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसान नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। इन नेताओं का आरोप है कि इस मामले पर उनसे कोई राय नहीं ली गई। तो अब इन किसान संगठनों में ही मतभेद है और कई जगह जहां पर ये बॉर्डर घेर कर बैठे हैं वहां पर तो अभी कोई किसान है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सारे किसान वापस जा रहे हैं, अपनी फसल बो रहे हैं, फसल को काट रहे हैं, फसल को बेच रहे हैं और फिर वापस आके यहाँ खड़े हो रहे हैं ये कहकर तो नए कानूनों का फायदा उठा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा उठा रहे हैं। अपने अपने राज्यों में जहां से ये आ रहे हैं वहां पर तो ये कानून लागू ही नहीं हुए, फिर भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आम आदमी पार्टी इसकी सिग्नेटरी नहीं है इस खत की, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी इसको समर्थन दिया हुआ है। तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभी ये परिस्थिति है कि दिल्ली में लॉकडाउन अभी 31 मई तक एक्सटेंड करने की बात हो रही है, ऊपर से अभी ये कोरोना के जो केसेस हैं, संक्रमण के केसेस हैं, पॉजिटिविटी रेट कहीं 5% से नीचे आई है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि दिल्ली को घेर लिया जाए, ये प्रदर्शन, ये किसानों का ये जो जमावड़ा है ये बन जाए और कोविड का खतरा फिर से मंडराए? है? देखिए, इस मामले में आनंद, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो पंजाब यूनिट है, पंजाब यूनिट के प्रभारी हैं राघव चड्ढा, उन्होंने, और जो पंजाब के प्रभारी सांसद हैं, पार्टी के प्रधान हैं, उन दोनों ने एक चिट्ठी भेजी। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि जो किसान बातचीत करना चाहते हैं, उन्होंने दोबारा से ऑफर दिया है तो उनके साथ बातचीत शुरू की जाए। दूसरा बात जो आपने कहा कि इसके सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो एक अलग राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में जब भी कोई ऐसी संयुक्त विपक्ष की कोई पहल होती है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती। ना तो कांग्रेस उन्हें शामिल करना चाहती है, ना वो कांग्रेस के साथ कभी दिखाई देना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने अलग से एक ट्वीट करके जरूर कहा कि 26 तारीख को जो किसानों का जो आंदोलन है, जो किसान 6 महीने उनके आंदोलन को पूरे हो रहे हैं, उसका वो समर्थन करते हैं और वो चाहते हैं कि एक बार फिर बातचीत हो। तो पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे मुख्य विपक्षी दल है, पंजाब का आने वाले चुनाव में भी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। पंजाब में ये मुद्दा, किसानों का आंदोलन, एक बड़ा मुद्दा है। शायद यही कारण है कि पार्टी की जो पंजाब यूनिट है वो खुलकर किसानों के साथ है, लेकिन शायद दिल्ली में वो ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि दिल्ली की राजनीति दूसरी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठता है कि पंजाब में उसका समर्थन किया जाना, और क्या अगर किसान 6 महीने पर जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, क्या दोबारा से उसी तरीके का जमावड़ा लगेगा? क्योंकि दिल्ली ने पिछले 1 महीने में बहुत बड़ा कहर देखा था कोरोना का, काफी मौतें भी हुई, और पिछली लहर और इस लहर में सबसे बड़ा फर्क ये रहा कि नंबर तो बड़े ही, साथ ही साथ अभी जो ये किसान बैठे हैं उनमें भी कोविड का संक्रमण फैल रहा है, उनमें भी कोविड का संक्रमण फैल रहा है, और जितने लोग धरने पर आ रहे हैं वो वापस जाकर अपने अपने गांव में जाकर कोविड फैला रहे हैं। पंजाब के पंचायत मंत्री ने यह कहा, हरियाणा में अनिल विज से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डेटा है, जहां पर जितने लोग यहाँ पर इन धरनों पर सिंगू और कुंडली में आए हैं या टिकरी पर आए हैं और वापस गए हैं, वहां आसपास के गांव में कम से कम 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और वो भी कोविड के संक्रमण की वजह से, और उसको वो कहीं ना कहीं तार जाकर इन्हीं धरनों से जुड़ रहे हैं। अभी
अभी शुक्रवार को यहीं पर इन्हीं सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई कोविड को लेकर। एक बहुत बड़ा गैंग रेप का किस्सा भी सामने निकल कर आया है जिसको कि दबाने की कोशिश की। एक किसान सोशल आर्मी है जिसका कि समर्थन सीधा आम आदमी पार्टी से है और उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से, जो कि वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? इतनी सारी मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को एक देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है और जिसका तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है। जी हां, कई विपक्षी पार्टियों ने इस किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है जो विरोध दिवस वो 26 मई को मनाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस वक्त पूरा देश कोरोना काल, कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त एक बार फिर से किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। संगठन जो है एक बार फिर से 26 मई को देशव्यापी विरोध दिवस मनाते हैं और उसका कई विपक्षी पार्टियां समर्थन करती हैं। तो इसको देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से लेगी। क्या यह आंदोलन करने की इजाजत दी जाएगी, इसको किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि लगातार कई मुद्दे आए हैं जब सरकार और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला है, जबकि कई राउंड की बातचीत जो है वो सरकार के साथ किसान नेताओं की हुई थी, लेकिन कोई हल जो है वो निकलता नजर नहीं आया। यही वजह थी कि लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और ये नज़ारा हम जो है आपको जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ का दिखा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 26 मई को जिस तरह से किसान मोर्चा ने ऐलान किया है देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का, उस पूरे दिन 26 मई को आखिर क्या रणनीति रहेगी किसानों की और इससे प्रशासन और जो पुलिस है उसकी क्या भूमिका रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गिनकर कुछ भी लोग नहीं है, क्यों इन टेंटों को तोड़ा नहीं जा रहा है, क्यों इसको खत्म नहीं किया जा रहा है। कुंभ बंद हो जाना चाहिए, रैलियां बंद हो जानी चाहिए, शादी ब्याह बंद हो जाने चाहिए, हर तरह का जमावड़ा बंद हो जाना चाहिए, लोगों को घर पर काम करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन पे लिए हम समर्थन करते हैं, इसको करना चाहिए। लोग निकले, बाहर निकले, भीड़ जमा करें। क्या एक एक व्यक्ति की जो मृत्यु हो रही है या जिसको कोविड हो रहा है इसकी वजह से क्या जिम्मेदारी ये पार्टियां लेंगी? जेवी शेरगिल कांग्रेस पार्टी के क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना, स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। वोट की राजनीति के लिए चाहे जान जोखिम में लग जाए कोई बात नहीं, संक्रमण फैल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी राजनीतिक रोटियां सिकनी चाहिए, हमें हमारी राजनीति चमकानी है। ये कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, ये इनकी जिम्मेदारी है। दोगलापन इनका सामने दिखता है कि किसी एक पर्व के लिए या किसी एक जमावड़े के लिए इन्हें दिक्कत होती है, लेकिन दूसरे के लिए वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ घेरो, भीड़ जमा करो, ताकि क्या हो, दोनों तरफ से आप राजनीति खेलें। कौन सा काला कानून है संसद द्वारा पारित है? दुनिया देश भर में किसी एक राज्य में कोई तकलीफ नहीं है और पंजाब में तो ये कानून लागू ही नहीं है, तो कैसे ये दिल्ली में आकर किस बात के लिए यहां पर जमावड़ा कर रहे हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे अमिताभ कह रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद आपत्ति जताई है। क्या कर रहे हैं आप? वो खुद कह रहे हैं मत कीजिए, ये सब रद्द कीजिए, इन सब मंसूबों को, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर हो सकता है। ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमिताभ हमारे साथ हैं, विक्रांत भी हमारे साथ हैं। अमिताभ, ये गुड कॉप बैड कॉप का गेम खेल रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह कहेंगे अब मत जाइए, मत करिए, खराब है, सुपर स्प्रेडर होगा, और वहां कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप कह रही है आइए, जाइए, जाइए, घेरिए, भीड़ बनाइए। देखिए, ये तो विपक्षी पार्टियों की गंदी राजनीति हुई ना आनंद। सेल्फिश, बहुत पूरी तरह से सेल्फिश राजनीति है ये। अगर यहाँ धरने की जो शुरुआत हुई थी आंदोलन की सिंगू बॉर्डर पे, आनंद आपको याद होगा उसके 1 महीने पहले तक पंजाब में इन लोग किसानों की ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे उनको रहना है और कैसे आंदोलन को बढ़ाते रहना है।
और कमोबेश उसी पैटर्न पर दिल्ली के दोनों बॉर्डरों पर किसान बैठे थे, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर पर तो बाद में आए, लेकिन उन दोनों बॉर्डरों पर उसी कमोबेश उसी शैली में उसी नीति पर बैठे थे। रोटेशन चल रही थी, किसान एक 15 दिन कोई रह के जा रहा है, एक ट्रैक्टर वापस गया, दूसरा ट्रैक्टर आ रहा है, लेकिन आंदोलन का हक सबको है अपनी मांग को लेकर। ये लोकतंत्र है, आंदोलन हर कोई कर सकता है, लेकिन आंदोलन का औचित्य भी तो होना चाहिए। सरकार ने अगर कानून बनाया है कि हम किसानों को सीधा फायदा देंगे उनकी फसल का, तो सरकार ने उस पर काम भी अब शुरू कर दिया है। पिछले अप्रैल महीने से आनंद आपको मालूम होगा कि पंजाब के तमाम किसान जो पहले आड़तियों के चंगुल में फंसे होते थे, अपनी फसल लेकर अगर जाते थे मंडी में तो आड़ती अपने हिसाब से उनको मनमाने पैसे देते थे। एमएसपी वगैरह का तो कोई रोल ही नहीं था, कितने एमएसपी क्या एमएसपी, लेकिन अब किसानों की फसल मिल रही है और उनका जो खाता है उनमें सीधा पैसा केंद्र सरकार ट्रांसफर कर रही है, और ये सरकार 1 महीने से शुरू कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर इन आड़तियों के लिए बड़ा बुरा वक्त आने वाला है, और ज़्यादातर आड़ती वही किसान हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, और अब इनकी रईसी आप देख चुके हैं जो सीमा पर लगातार चल रही थी। अब बहरहाल अब जो बात सुपर स्प्रेडर की है, कोरोना से पूरा देश जड़ा हुआ है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो कोरोना को मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हर देशवासी मान रहा है। जहां भी जरूरत हो कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं। ऐसे में आंदोलन करना और विपक्ष का इन आंदोलन को साथ देना, आंदोलन का हक सबको आनंद, ये आप भी जानते हो, लेकिन इसका औचित्य क्या है जब पूरा देश नहीं, आंदोलन का हक, लेकिन उसमें जिम्मेदारी भी तो है। जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? विक्रांत, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या एक एक किसान की जान की जिम्मेदारी लेते हैं? एक एक व्यक्ति जिसको कि कोविड होता है या जिसको कोविड हुआ है हरियाणा के गांव में, पंजाब के गांव में, उसकी जिम्मेदारी क्या आम आदमी पार्टी लेती है? क्योंकि एक तरफ उनका पंजाब यूनिट कहता है हम प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली यूनिट चुप बैठा है, सेंट्रल लीडरशिप चुप बैठी है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री तो वो हैं। देखिए आनंद, कोई भी राजनीतिक दल जान की जिम्मेदारी तो शायद नहीं लेता। आंदोलन सालों से, सदियों से, जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, इसी तरीके से चलते रहे हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को अगर कोई अनिष्ट हो जाए या गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कभी देखा नहीं गया। लेकिन इस मामले में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यह बात जरूर उठती है, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनका समर्थन कर रही राजनीतिक पार्टियां अक्सर इस बात पर खुलकर नहीं बोल रहे कि वो आंदोलन को समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोरोना का समय है। अगर वो सीधा बोलेंगे आंदोलन जारी रहना चाहिए तो वो उनके खिलाफ जा सकता है। इसी कारण वो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन स्थल पर ही किसानों को वैक्सीनेशन मुहैया करवाई जाए, उन्हें वहां पर बाकी सामान मुहैया करवाए जाए, उन्हें दवाइयां मुहैया करवाई जाए, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर सरकार की तरफ से वहां पर मुहैया करवाए जाए। क्योंकि किसानों का यह आंदोलन पंजाब के राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी मेजर प्लेयर है। बीजेपी का वहां पर राजनीतिक अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं है। इसी कारण दोनों पार्टियां जिनको वहां पर मेजर स्टेक खेलना है वो इस आंदोलन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये पंजाब की राजनीति की मजबूरी समझिए या फिर इन राजनीतिक दलों की जरूरत समझिए, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में किसान आंदोलन का विरोध करके यानी संक्रमण के दौर में ये राजनीति करे तो ठीक है, लेकिन जब बीजेपी और प्रधानमंत्री की रैलियां बंगाल में हो रही थी तो वो गलत था। डीएमके तमिलनाडु में रैली कर रहा था तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीजेपी रैली करे तो गलत है। पिनराई विजयन और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर केरल में रैली कर रहे थे और 40,000 केसेस हो गए थे वहां पर तो वो ठीक है, लेकिन बीजेपी अगर रैली करे तो गलत है। ये किस तरह की राजनीति हुई? तो पंजाब में हमें हमारे चुनावी रोटियां सेकनी है, हमें हमारी राजनीति खेलनी है, तो फिर ये प्रदर्शन ठीक है। कोविड का संक्रमण फैले तो ठीक है, और जिम्मेदारी सेंटर की, प्रदर्शन हम कराएं, लोगों को हम उकसाएं, भीड़ हम जमा करें, जिम्मेदारी मोदी सरकार की। ये क्या लॉजिक हुआ है, क्या तुक बना? अब यहां देखिए संजय राउत को देखिए, महाराष्ट्र का एक भी शेतकरी संगठन इनके साथ नहीं है, वो सब नए कानूनों के साथ हैं। वो तो आधे से ज्यादा जगह तो अपने दाल और इसके दाम तो एमएसपी से ऊपर में बेच रहे हैं महाराष्ट्र का शेतकरी, यानी कि महाराष्ट्र का किसान। लेकिन संजय राउत क्या कहते हैं आइए सुनते हैं, फिर चलते हैं अमिताभ के पास। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 मई को जो किसान आंदोलन की जो पूरे उसमें 12 पार्टी सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने भी सपोर्ट किया है? डेफिनेटली हमने सपोर्ट किया है। जो मेमोरेंडम बनाया है सब पार्टी की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी सिग्नेचर किया है। कल ही दिल्ली से मुझे
वेणुगोपाल जी का फ़ोन आया था। बाद में सोनिया गांधी जी ने खुद उद्धव जी से बातचीत की है और इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। सर, लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से पार्टी सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन को, इतने महीनों से लोग भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन लोगों को सपोर्ट करना, भीड़ में सपोर्ट करना ही सही है? ये भीड़ तो जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-6, 7-7 महीने से किसान हजारों की संख्या में वहाँ बैठे हैं और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं। उसके लिए देखो, आप किसानों से इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। देखिए कितना डिफेंसिव है, इनके पास कोई तर्क ही नहीं है अमिताभ, क्योंकि इनका दोगलापन साफ दिखता है। महाराष्ट्र के शेतकरी तो नए कानूनों का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट खुला चाहिए। पंजाब के किसान के पास चॉइस है कि वो अर्थिया के पास जाकर बेचे, एपीएमसी में बेचे या खुले मार्केट में जाकर बेचे। पंजाब के किसान से कहां हक छीना गया है? किस किसान से उसका हक छीना गया? उसको तो अब चॉइस दी गई है, तो क्या किसान को चॉइस नहीं दिया जाना चाहिए? ये सिर्फ राजनीति है। तो विपक्ष की पार्टियां अपनी राजनीति के लिए लोगों की जान जोखिम में डाले तो जायज है। विपक्ष की पार्टियां कोरोना के बावजूद और इस संक्रमण के बावजूद, महामारी के बावजूद इस तरह के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे, जायज है। तब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये किस तरह का नैरेटिव और किस तरह की राजनीति देख रहे हैं हम हमारे देश में? देश के कौन सा किसान ये कहेगा कि उसे चॉइस नहीं चाहिए अमिताभ? देश का कौन सा किसान ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए? बिल्कुल आनंद, अगर कुछ उदाहरण है इस मामले में कि अगर होशियारपुर के किसान का आलू अगर बेंगलोर भेजने के लिए तैयारियां हो रही थी और जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वहां पर उन्होंने ये फैसिलिटेट भी कर दिया था, ट्रक आकर लग गए थे, लेकिन गांव के बाकी किसानों ने कहा कि आपको हम आउटकास्ट कर देंगे, हम आपको समाज से बाहर कर देंगे अगर ये समाज गया। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था कृषि बिल के थ्रू, कृषि कानूनों के माध्यम से, वो ये था कि किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। जो फसल वो तय करेंगे, जो फसल वो बेचेंगे, वो एमएसपी की रेट पर सीधा खाता उनके खाते में पैसा जाएगा। तीसरी बात जो कही थी कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा। पंजाब का किसान केरल में भी सामान बेच सकता है, महाराष्ट्र का किसान त्रिपुरा सामान बेच सकता है, जहां उसको ज्यादा पैसा मिले, यह भी उनको हक दिया गया था। किसान बिल में यह भी कहा गया था कि किसी की भी जमीन को मॉर्गेज करने का अधिकार उस किसान को पैसे देने वाले शख्स का या फिर उस पार्टी का नहीं होगा। यानी किसानों की जमीन मॉर्गेज नहीं हो सकती थी, उस पर जो सामान उगा रहा है किसान उसको बेचने की केवल उसको हिदायत थी। तो जाहिर तौर पर इतनी सारी चीजें थी, लेकिन अगर किसान सिर्फ किसान बिल वापसी की मांग पर जा रहे हैं तो इसमें अगर कुछ चीजें बुरी लग रही है तो आप बुरी चीजों को बताओ। तो सरकार बार बार यही कह रही है कि पूरा का पूरा किसान, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वहां के किसानों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है इस किसान आंदोलन का। ये सारे संगठन जो है फंडेड हैं उन अर्थीय से जो कि पैसा बना रहे हैं और जिनका नुकसान हो रहा है। अगर किसान की बात होती, किसान के हित की बात होती, तो कोई भी इन कानूनों का विरोध नहीं करता। आपको सब्सिडी भी चाहिए, लेकिन आपको कंट्रोल भी चाहिए। आप किसान के ऊपर अपना हक जमा के रखना चाहते हो, किसान को चॉइस भी नहीं देना चाहते हो। ये किस तरह की गुंडागर्दी है? और बात एमएसपी की हो रही है। एमएसपी का इन 3 कानूनों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये अलग विषय को अलग विषय से जोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गांव-गांव तक ये गाड़ी, इसके पीछे कुछ स्टडी की है कि क्या इफेक्टिव है कोरोना प्रभावित इलाकों में? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज, जब हम सैनिटाइज करते हैं तो सब तरह के कीटाणुओं के ऊपर उसका असर होता है। टाइफाइड हो, दूसरा संक्रमण हो, साफ सफाई हो, ब्लैक फंगस हो, इन सब के लिए जब तक आप साफ सफाई नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, तो आपको खतरा है। अब सब चीजें चल रही हैं। अब आप ही लोगों ने निकाला है कि अब ब्लैक फंगस का ज्यादा वो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसके होने से पहले या तीसरी वेव के आने से पहले एक बार सब जगह, सब गांवों के अंदर एक बार सैनिटाइजेशन हो जाए। थोड़ा सा लोगों को
लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो वो भी काम करने के लिए आगे आते हैं। सर, किस तरीके से कितने दिनों तक ये पूरी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलेगी और संक्रमण से लड़ने में किस हद तक मदद मिलेगी? देखिए, संक्रमण से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अब हमारे यहाँ जैसे 161 गांव हैं, तो 161 गांव में से आज 8 या 9 गांव ये लोग करेंगे और उसके बाद इसी तरह से चलते रहेंगे। गांव के साइज के ऊपर भी डिपेंड है। अगर गांव बड़ा है तो उसमें उतना टाइम लगेगा, तो वो स्टडी करके पहले जो ज़्यादा प्रभावित गांव है उसके अंदर जा रहे हैं आज। अमिताभ और विक्रांत, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक। अखाड़ा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये देखिए किस तरह का उपद्रव मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पर। हरियाणा के हिसार से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां किसानों का प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं ऐसे समय में जब कोविड की ये महामारी है और हर तरह से संक्रमण के फैलने का खतरा है, लेकिन यहाँ कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत सारे किसान, हजारों की तादाद में है। बताया जा रहा है ये जमावड़ा वहाँ पहुँचा है। हम सीधा हमारे रिपोर्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें आई हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनको लोगों की जान की फिक्र है। हर तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि इस आंदोलन को हवा दी जा रही है, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में लोग जमा हों। ये अब कमिश्नर के ऑफिस के बाहर इस तरह से घेराव किया गया है। हिसार हरियाणा में इस तरह का बहुत बड़ा प्रदर्शन, किसानों का ये प्रदर्शन जो है शुरू हुआ है। देखें कि जितने लोग वहां जमा हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं, मास्क नहीं पहना, कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। रिपोर्टर से लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरियाणा में हिसार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पूरी तरह से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। राकेश टिकैत भी यहां पहुंच गए हैं। उन्होंने भी अपने मास्क को दाढ़ी पे लगाया हुआ है। किसी भी किसान ने यहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, भीड़ जमा है। इसमें अगर संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये प्रोटेस्ट इसीलिए दिया है क्योंकि 300 से ज़्यादा किसानों के नाम पर एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में वहां पर एक लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था पुलिस के साथ, और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इसके खिलाफ, इस एफआईआर के खिलाफ वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राकेश टिकैत वहां भीड़ जो जमी है उससे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी किसान नेता ने ना मास्क लगाया है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। एपिडेमिक्स एक्ट जब इन्वोक्ड है तो इस वक्त जब हरियाणा लॉकडाउन में है, दिल्ली लॉकडाउन में है, पंजाब लॉकडाउन पर है, इस तरह से लॉकडाउन के रूल्स की धज्जियां उड़ाना, इस तरह से प्रदर्शन करना कहां तक ठीक है? क्या ये जो 12 विपक्षी दल हैं वो इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए वो घेराव का समर्थन करते हैं, इस तरह की भीड़ का के जमा होने का समर्थन करते हैं? संदीप सैनी हमारे साथ हैं। संदीप, ये ग्राउंड पर ये किस तरह का ये जो भीड़ जमा है, इसको परमिशन क्यों दी गई है? किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर यहां से महामारी फैलती है, संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या राकेश टिकैत लेंगे? राकेश टिकैत भी इस भीड़ में दिख रहे हैं। जी, साफ तौर से इन्होंने ऐलान किया हुआ था। किसान संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए ये लोग हैं, इन्होंने आह्वान किया था कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा जो हिसार में पहुंचे थे, उन्होंने स्थायी जो कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उस दौरान भी काफी भीड़ थी। और इनका कहना है कि उन्होंने ही जब लॉकडाउन की उल्लंघना की है तो वो क्यों मतलब ये
लॉकडाउन की पालना करें। तो इसी को लेकर उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ था और किसानों पे मामले दर्ज हुए थे, उसी को लेकर आज किसानों का ये विरोध है और इन्होंने हिसार में जो कमिश्नर है उनका घेराव करना है। इसी को लेकर हिसार के क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा हुए हैं, काफी संख्या में किसान हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक उनके 350 किसानों पर मामले जो दर्ज किए गए हैं वो खारिज नहीं किए जाते, तब तक वो वापस नहीं हटेंगे और हिसार में ही इकट्ठा रहेंगे। तो ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो गई। ये क्या प्रशासन को धमकाकर डराकर इस तरह का काम करेंगे, कृत्य करेंगे? इन सबको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एपिडेमिक्स एक्ट का उल्लंघन किया है। इस तरह से भीड़ का जमावड़ा, इसकी इजाजत क्यों दी जा रही है, इसकी परमिशन क्यों दी जा रही है? अगर आप शादी ब्याह नहीं करा सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप अगर बाहर निकलते हैं तो आप पर फाइन लगता है अगर आप भीड़ जमा करते हैं, तो फिर इन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बताया गया है कि कम से कम 3000 से ज्यादा वहां पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तो प्रशासन इसकी अनुमति क्यों दे रहा है? जी, किसान जो नेता है उनका तर्क है कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लॉकडाउन लगा होता है, काफी संख्या में वो हिसार में पहुंचते हैं, वो जब खुद ही लॉकडाउन की पालना नहीं करते तो वो जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने ये तर्क दिया था किसान नेताओं ने और साफ तौर से कहा था कि वो आज हिसार में प्रदर्शन करेंगे और जो कमिश्नर है उनका घेराव करेंगे। और इसी को लेकर हरियाणा और पंजाब के काफी बड़े वो चाहे कोई भी तर्क दे संदीप, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। खासकर कोरोना के काल में मुख्यमंत्री जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये राकेश टिकैत जो है पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संदीप धन्यवाद। और भी बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर अखाड़ा में, सीधा उसी पर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए, ये बड़ी खबर, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविन ऐप में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 18 से 44 साल के लोग अब वैक्सीनेशन के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। मतलब ये कि लोग सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत वैक्सीन लगाने के बाद आखिर में जो वैक्सीन बच जाएगी उसे ऑन साइट व्यवस्था के जरिए लोगों को लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वैक्सीन की बर्बादी को रोका जा सके, वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जा सके। बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो आपको 18 से 44 के लिए भी अब वॉक इन यानी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की परमिशन दी जा चुकी है। लेकिन क्या इससे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ ज्यादा जमा होना शुरू हो जाएगी? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम इस पर और भी डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। हमारे रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि बताइए, ये बहुत बड़ा चेंज किया जा रहा है कोविन ऐप पर, लेकिन ये वैक्सीन वेस्टेज रोकने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या इसकी वजह से अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ ज्यादा जमा हो सकती है? आनंद, क्योंकि राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन दिया गया था और बैठक हुई थी और जिसमें राज्यों की तरफ से ये डिमांड आई थी और वहां से इस तरीके की भी खबरें आई थी कि तमाम राज्यों के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। और बर्बादी इसलिए कि तमाम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंचे और उसकी वजह से अगर एक वैक्सीन का एक वायल खुल जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। अगर टीका नहीं लगा और जिन लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है और वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचे तो वायल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, वो फिर किसी को नहीं लगाया जा सकता दूसरे दिन। तो यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह फैसला किया गया कि वैक्सीनेशन के जब रोजाना जो वैक्सीनेशन लगता है और दिन के आखिरी समय में जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके खत्म हो जाएगी और जो ऑनलाइन जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखा है वो उन लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा और उनमें से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नहीं आता है और वैक्सीन बचती है उस दिन के लिए, तो इन तमाम इस एज ग्रुप के लोग वहां पर जा सकते हैं। यानी कि थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, उनको जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर। भीड़ के चांस नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग व्यवस्था होगी और अलग कतार में उनको खड़े होना पड़ेगा। जो दिन के आखिरी वक्त में इनको जाने की इजाजत होगी वहां पर, वैक्सीन बचने के बाद ही इनको वैक्सीन। तो यानी ये सुविधा वैक्सीन की डोसेज की वेस्टेज के मद्देनजर और उसको कम करने हेतु किया गया है। लेकिन क्या इसकी वजह से कंफ्यूजन ग्राउंड पर क्रिएट हो सकता है? और फिर ये समय सीमा क्या होगी, आखिरी दिन आखिरी वक्त क्या है?
और हर सेंटर पे क्या ये डिफरेंट होगा और कौन वहां पर जा सकता है, कैसे इसको समझ सकता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। लेकिन परिस्थितियां अब 18 से 44 की वैक्सीनेशन के लिए और आसान हो गई हैं। उनके लिए भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी है। अगर वो जाते हैं तो वहां पर भी जाकर अपने आप को रजिस्टर कराकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। रवि, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। और अब बात कोरोना काल में बेगुनाह लोगों पर हेकड़ी दिखाने वाले कुछ अफसरों की। अब कोरोना काल में अफसरों और पुलिस वालों की हेकड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने अब हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है। वहां के डीएम ने बीच सड़क पर एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। घटना 22 मई की है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां के एडीएम ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को चांटा जड़ दिया। ये घटना 22 मई की है, इसे भी 22 मई की बताया जा रहा है। फिर तीसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। यहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2 पुलिस वाले ने एक सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी। सीसीटीवी वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। सबसे पहले बात शाजापुर की करते हैं, वहां के अफसर की हेकड़ी की करते हैं। कोरोना काल के दौरान लगातार अफसरों की हेकड़ी की खबर सामने आ रही है। पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक लड़का कलेक्टर के गुस्से का शिकार हुआ और अब मध्य प्रदेश के शाजापुर में अपर कलेक्टर जो है मंजूषा विक्रांत राय ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। यह घटना 22 मई की है। लड़के को थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंजूषा विक्रांत राय ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ मारा और ये थप्पड़ मारती हुई वो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। अब इस घटना के बाद और इस वीडियो के वायरल होने के बाद शाजापुर के डीएम ने क्या कहा, ये सुनते हैं। दिनेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहजहांपुर के डीएम हैं इस वक्त। दिनेश जैन जी, तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। वहां दुकान को बंद कराने के लिए वो जो लड़का जो दुकान खोलकर बैठा है, हालांकि वो गलत है, लेकिन उसको समझाने का तरीका जो एडीएम ने चुना, उसको आप कैसे देखते हैं और कार्रवाई कब तक होगी? नहीं, देखिए, लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, अब उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है। इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये सरकारी अफसरों की हेकड़ी की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जहां डीएम ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएम को हटा दिया और लड़के को एक नया मोबाइल भी दे दिया। अब दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की है। वहां एडीएम ने दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम पर एक लड़के की पिटाई के अलावा 13 साल के बच्चे को भी डंडे से पिटवाने का आरोप अब लगा है, जिससे बच्चे के पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब वो बच्चा दवा लेने के लिए दुकान गया था। तभी डीएम वहां आकर रुकी और फिर डीएम की गाड़ी वहां पर आकर रुकी और फिर बच्चे की उनके सामने ही पिटाई शुरू कर दी गई। बताया गया कि बच्चे के माँ बाप को कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज लगा था और वो उनके लिए दर्द की दवा लेने के लिए गया था। ये घटना भी उसी दिन की बताई जा रही है जिस दिन डीएम ने हेकड़ी दिखाते हुए एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया था और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। अब इस मामले में बच्चे के पिता ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यही नहीं, एनसीपीसीआर ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर डीएम पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है, क्योंकि एक माइनर एक बच्चे पर हाथ उठाया गया, उसको मारा गया है। मैं मेडिकल स्टोर गया था, तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए, तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि अंकल दवाई लेने आया हूँ। तो उतना ही मैं अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडा यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। अभी दर्द दे रहा है और कट गया है। अब बेचारा दवाई लिया है और दवाई लेके निकला है दवाई स्टोर से
और वो तुरंत गाड़ी आके रुका है, कलेक्टर साहब उतरे हैं, उतरने के बाद इसको रुकोए हैं, बुलाए हैं कि रुको रुको इधर आओ, तो एक चला गया मेरा बेटा, तो बोलता है क्यों क्या कर रहे हो, तो बोले दवाई लेने आया था अंकल, ये दवाई लेकर के जा रहा हूँ, जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ, तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो, और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से, और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया है उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। मैं इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन को लॉकडाउन के चलते मैं नहीं निकला घर से कि आज जाओ कल नहीं जाऊंगा, मैं परसों सोमवार को एक्सरा करवाऊंगा। रायपुर से हमारे सहयोगी आदित्य राय जुड़ रहे हैं। ये कौन है डीएम? इस तरह से हेकड़ी दिखाने का अधिकार उनको कहां से है? लोगों को समझाना, अगर उनको फाइन लगाना है तो फाइन लगाएं, ये डंडे वाली ट्रीटमेंट, और ऐसे लोगों को क्यों, किस बात की 13 साल के बच्चे को इस तरह से बेरहमी से क्यों मारा गया है? जी आनंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रणवीर शर्मा जो डीएम है, उनकी गुंडागर्दी बिल्कुल सामने आई है। पहले तो उन्होंने एक युवक को पीटा, उसका मोबाइल तोड़ा, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ, और जिस बच्चे की पिटाई हुई, जिसकी खबर हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं, वो 13 साल का बच्चा है। 13 साल का एक मासूम बच्चा है। अपने माता पिता के लिए वो दवा लेने के लिए गया था, दवा दुकान की बाहर से ही आ रहा था, और उसी वक्त कलेक्टर की गाड़ी वहां पर पहुंची, और कलेक्टर कलेक्टर अपनी गाड़ी से उतरे। कलेक्टर के साथ एक सुरक्षा कर्मी था। दवा दुकान से बच्चा निकला है, ये कलेक्टर ने देखा, और उसके बावजूद उस बच्चे की पिटाई के लिए उस पर डंडे बरसाने के आदेश जो है अपने सुरक्षा कर्मी को कलेक्टर ने दिए। तो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई, सूरजपुर के सड़कों पर गुंडागर्दी फैलाते रहे ये कलेक्टर। 22 तारीख को एक नहीं कई लोगों की इन्होंने पिटाई की। इनको जो है अभी मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। सूरजपुर के डीएम के पद से रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है, लेकिन ये कार्रवाई जो है कि ये कार्रवाई पूर्ण कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इन्हें मंत्रालय अटैच तो कर दिया गया है, लेकिन पूरी जांच अभी तक नहीं की गई है। किसी प्रकार के जांच दल का गठन जो है आनंद नहीं किया गया है। तो इस तरीके के अधिकारियों पर एक जांच दल का गठन कर इस अपने पावर्स का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी हर अधिकारी पर है, लेकिन कई बार ये पावर जो है, इसका जुनून जो है सर पर चढ़ जाता है और फिर ये हेकड़ी का स्वरूप ले लेता है। इस तरह की हेकड़ी को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और जो अधिकारी ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसा काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आदित्य, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब लॉकडाउन की अवधि को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। कई राज्यों ने ये फैसला लिया है कि जो एक्सटेंशन जो है अपने लॉकडाउन का एक्सटेंशन जो है 31 मई 1 जून तक करने का फैसला उत्तर प्रदेश ने भी लिया है। अब ये बताया जा रहा है कि अब बिहार में भी 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। वैक्सीनेशन के दर को वहां पर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट के पास वैक्सीन की खेप तो है, लेकिन उसको और भी एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ते हुए संक्रमण, और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में, गांव में, अंदरूनी इलाकों में जाकर जहां पर संक्रमण फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है कि 1 हफ्ते और इसको बढ़ा दिया जाए। 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये खबर है। हम चंद्रमोहन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट कर के ऐलान किया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ऐलान 1 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के नियमित जो पाबंदियां थीं वो अभी भी बरकरार रहेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ट्वीट है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि कोरोना के मद्देनज़र और इस पॉजिटिविटी रेट को और संक्रमण के दर को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसका फैसला लिया गया है। चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का ये ट्वीट है, जहां उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय 1 जून तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। भले ही संक्रमण का दर कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता है। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए आज लगभग 2 घंटे पहले नीतीश कुमार ने अपने तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, और बैठक में
पहले जो लॉकडाउन लगाया गया है और उससे पहले जो कोरोना संक्रमण के संख्या आ रहे थे उसको और लगातार इसकी समीक्षा की गई और उसके बाद इसको 1 सप्ताह तक और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन जब से लगा है उसके बाद से बिहार में संक्रमण का दर घटा है और यही वजह है कि शुरू में पहले 10 दिन के लिए लगाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंड करके फिर इसको 25 मई तक लिया गया था। और अब आज जो बैठक हुई है जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अधिकारी भी थे और साथ ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री भी थे और तमाम अधिकारी एक साथ मौजूद थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन जारी रहेगा। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा था बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से काबू पाने में और उसकी संख्या कम करने में जरूर कामयाब रहा है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन जारी रहेगा। चंद्रमोहन, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला कि लॉकडाउन की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया जाए 1 जून तक, ताकि संक्रमण पर पूरी तरह से अब उसको काबू में कर और वैक्सीनेशन के दर को भी बढ़ाने की बात अब करेगी बिहार सरकार, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन की दर को भी बढ़ाने की बात हुई है। चलिए वापस रुख करते हैं कुछ सरकारी अफसरों और अधिकारियों की हेकड़ी पर, जहां हमने शाहजहांपुर से देखा कि कैसे एक एडीएम ने एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उस जूते की दुकान खोली थी। वहां पर अगर हम सूरजपुर की बात करें तो वहां छत्तीसगढ़ के डीएम सूरजपुर के डीएम हैं, उन्होंने एक 13 साल के बच्चे की पिटाई भी करवाई और एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर उसके मोबाइल को तोड़ भी दिया और उसको चांटा भी जड़ दिया। मनोज जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। मनोज जी, किस तरह का व्यवहार है इन अधिकारियों के? क्या उनके सर पर चढ़ गया है उनका पावर? क्योंकि स्थानीय जो जिला प्रशासन है उनको पावर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, अभी कंट्रोल्स दिए गए हैं, पर इस कंट्रोल का उन्हें सही उपयोग करने की ज़रूरत है। एक 13 साल के बच्चे को इस तरह से मारना, किसी व्यक्ति को सरेआम सबके सामने थप्पड़ जड़ देना, ये किस तरह का व्यवहार है? आनंद, दोनों घटनाएं, चाहे सूरजपुर की घटना हो चाहे ये मध्य प्रदेश की शाजापुर की घटना हो, एक तरफ यहाँ कांग्रेस यही मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस कह रही है आनंद की जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो कार्रवाई कर दी, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। और जब हमने यहाँ के कलेक्टर से बात की तो डीएम कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह का व्यवहार तो ठीक नहीं है, हम जाँच कराएंगे। तो आनंद, आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए, उसमें जाँच कराने लायक क्या है? आपको पेंडेमिक एक्ट में आपको ये अधिकार मिले हुए हैं, आपको लॉकडाउन आपने लगाया है, लॉकडाउन में आपने लॉकडाउन अगर कोई तोड़ता है, कोई दुकान खोलता है तो आपके पास पूरे पावर है, आप उनका इस्तेमाल करके कार्रवाई करिए, जुर्माना करिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करिए। लेकिन चाटा मारना, थप्पड़ मारना, ये तो किसी कानूनी कार्रवाई के तहत नहीं आता। तो फिलहाल कलेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। एक्शन लेने की जरूरत है। अगर इसी एसडीएम को कोई थप्पड़ मार देता तो फिर ये क्या करते? अगर इस तरह के व्यवहार के लिए अगर कोई एसडीएम को इस तरह से थप्पड़ मार देता तो क्या करते? तो फिर क्या उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं होता? तो फिर इस व्यक्ति के एसडीएम के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, एडीएम के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आप कंप्लायंस करवाइए, आप रूल्स को इंपोज कीजिए, लॉकडाउन को इंप्लीमेंटेशन कराइए और जो इसका उल्लंघन करते हैं उनको फाइन लगाइए, कानूनी तरह से उन पर सख्ती कीजिए। इस तरह से हाथ पैर चलाने की आपको कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ हेकड़ी है, सिर्फ जुनून है। धन्यवाद मनोज आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे नमस्ते अलविदा लेने का। प्रशांत जुड़ रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, खबरें जारी हैं। शुक्रिया आनंद।